नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर होगी बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म पर मिलेगी मौत की सजा। केंद्रीय कैबिनेट ने यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून पॉक्सो में संशोधन के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी। 2 महीने में जांच पूरी करने के साथ आरोपियों को जमानत नहीं देने का प्रावधान। ₹100 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी कर विदेश भागने वालों की खैर नहीं। कैबिनेट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को दी मंजूरी। आरोपियों की संपत्ति नीलाम कर नुकसान की होगी भरपाई। प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को दिया विकास का मंत्र। कहा, सरकारी नीतियों को लागू करने में आधुनिक तकनीक और इनोवेशन का करें इस्तेमाल। जन भागीदारी को बताया भारत की सफलता का आधार। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिए पुरस्कार। ऑनलाइन विवादों के निपटारे के लिए उपराष्ट्रपति का फास्ट ट्रैक व्यवस्था पर जोर। ऑनलाइन विवाद निपटारा तंत्र पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के लिए विवादों का जल्द समाधान जरूरी। और रायबरेली में परिवारवाद की जगह लाएंगे विकासवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली में किया ऐलान। कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को बनाएगी देश का नंबर 1 प्रदेश। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। और आज कैबिनेट के एक बड़े और अहम फैसले से देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म घटनाओं को लेकर आज सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून यानी कि पॉक्सो में संशोधन को मंजूरी दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इसमें 12 साल के बच्चों के साथ रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने समेत कई संशोधनों पर मुहर लगा दी गई है। सरकार ने कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसमें 12 साल तक के बच्चों के साथ रेप के मामले में मौत की सजा का प्रावधान है। वहीं 16 साल तक की लड़कियों के साथ रेप के मामले में 20 साल तक या अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जांच 2 महीने में पूरी की जाएगी। साथ ही ऐसे मामलों में आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी। अध्यादेश के लिए भी भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य संहिता, CRPC और पॉक्सो कानून में संशोधन की जरूरत होगी। राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने पॉक्सो कानून में संशोधन का स्वागत किया है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा लिया गया यह निर्णय एक अध्यादेश लाने के लिए मैं मानता हूं पूरे देश की जनता और खासकर महिलाएं इस प्रकार की इस कदम की सराहना करेंगे। लेकिन सजा सख्त हो, जल्द हो, तुरंत हो और तत्काल निर्णय हो सके। फास्ट ट्रैक्स की जो कोर्ट्स होते हैं उसमें I welcome this move and this was much needed. But with this, in the same breath, I would like to say that we need fast track courts and implementation of the law, which is very, very necessary at this time. इससे पहले केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पॉक्सो एक्ट में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें दोषियों को अधिकतम दंड के तौर पर मौत की सजा दी जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत बच्चों के साथ यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। यह कानून बच्चों को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़की के साथ किसी भी तरह का यौन दुर्व्यवहार इस कानून के दायरे में आता है। 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई हैं। इसमें 5 साल से लेकर उम्र कैद की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ऐसे मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर लड़कियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
ये सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, ये इनके लिए बहुत सेफ भी है और ये हर एक रेपिस्ट को ये फांसी की सज़ा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल सही डिसीजन है। इनफैक्ट 12 साल से कम या 12 साल से ऊपर भी हो, लाइक एवरीवन डिजर्व इट। हर किसी को होना चाहिए, डेथ का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत सही किया है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जैसे कि चीज़ें रेप वगैरह, ये नहीं होनी चाहिए। और आइए इस मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। कमलेश मिश्रा हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा अरुण कुमार गुप्ता हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दिल्ली हाई कोर्ट, आपका भी स्वागत है। सर देश में हर 15 मिनट में एक बच्ची या बच्चे के साथ जो है वो यौन अपराध होता है और अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इसमें 500% की बढ़ोतरी हुई है। हाल में ही एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार इससे निपटने के लिए जो पॉस्को में संशोधन के लिए आज जो लेकर आई है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दी जाएगी। इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे। 2012 में जब से पॉक्सो आया और पॉक्सो में जो कमियां रह गई थी, ये अध्यादेश अब उसको पूरा करता है जी। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2 महीने के अंदर ही सारी जांच को पूरा करना है। जांच में यह है कि फॉरेंसिक जांच में यह है कि हर थाने में अब एक फॉरेंसिक किट उपलब्ध होगी, हर अस्पताल में फॉरेंसिक किट उपलब्ध होगा। जांच के नाम पे जो मुद्दे जो ये लंबे खिंचते थे, अब उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। उसके बाद 6 महीने के अंदर ही इस केस का निपटारा हो जाना है। अब इसके लिए जो संस्थागत कमियां थी, उन संस्थागत कमियों का एक बहाना बना करके, क्योंकि अब एनसीआरबी का हम डाटा देखते हैं तो अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट में PIL के जवाब में आया है, जो सरकार ने दिया है कि 1 लाख पिछले साल केस हुए थे पॉक्सो के, जिसमें से कि मात्र 1100 का कन्विक्शन हुआ था। तो ये एक भयावह स्थिति थी। उससे निपटने के लिए ये अध्यादेश ऐसा करता है कि इसमें वकीलों की भी नियुक्ति होगी और वो अब उनके दफ्तर के साथ नियुक्ति होगी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जल्दी से निस्तारण होगा, निपटारा होगा और फिर समाज को या इस टाइप के जो विकृत मानसिकता के लोग थे उनमें एक भय भी होगा। मतलब आप ये मानते हैं कि मृत्यु दंड से ऐसे लोगों में भय होगा और इस तरह के मामलों में, इस तरह के अपराधों में कमी आएगी? जरूर कमी आएगी जी। साथ ही आपका रुख करना चाहूँगी मैं कमलेश मिश्रा जी, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि कानून जितना सख्त होगा जो अपराध है उसमें कमी आएगी? और खासकर मृत्यु दंड की बात करें जिसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं, कितना सही है ये? देखिए, जहाँ तक मृत्युदंड की बात है, मैं मृत्युदंड के सख्त खिलाफ हूँ। निश्चय ही हमें सख्त कानून की तरफ और बहुत ही सख्त और सुचारू इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए जी। पॉक्सो एक्ट बहुत समय से है, लेकिन जैसे हमारे मित्र ने कहा कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम रोज़मर्रा की स्थिति में देखते हैं कि 6 महीने में कभी भी ट्रायल समाप्त नहीं हो पाता है। बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें 6 महीने में ट्रायल ख़त्म हो पाता हो या फिर विदिन 90 डेज़ जो है इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो पाता हो। तो मैं इसका स्वागत करूँगा कि इन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट सिर्फ पॉक्सो एक्ट तक ना रखी जाए, इसको सभी कानूनों पर जो है इसको लेके जाया जाए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत कम समय में, जितने कम समय में हो सकती हो वो समाप्त की जाए। फॉरेंसिक किट की बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ जो आज हम इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल फ़ोन की प्लेसमेंट्स जो हैं, उनका पता लगाना एक बहुत ही सुचारू रूप से क्राइम को इसमें जो है पकड़ा जा सकता है। उसमें बहुत सारी समय जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ लगाती हैं। तो मैं मृत्युदंड के तो खिलाफ हूँ, क्योंकि मृत्युदंड से कहीं पर भी ऐसा नहीं आया है कि मृत्युदंड देने के कारण ये क्राइम्स जो हैं ख़त्म। निश्चय ही अगर आप उन क्राइम्स का इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करें, बहुत ही सुचारू रूप से इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद अच्छी ट्रायल करें, जल्द से जल्द ट्रायल करें, इससे निश्चय ही बदलाव आ सकता है। लेकिन मृत्युदंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे विकृत मानसिकता पे, ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कानून को सख्त बनाया जाए और इसकी मांग भी काफ़ी समय से थी। काफ़ी लोगों ने इसका स्वागत भी किया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इससे कम नहीं होगा तो कैसे, क्या रास्ते हैं, किस तरीके से इस तरह के अपराधों को रोका जाए?
देखिए, एक तरफ तो आप बहुत सख्त कानून बनाएं, आप ये देखें कि हमने उन लोगों को सज़ा देने की बात कही जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत ज़्यादा और ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखें, मैं अभी कुछ समय पहले ही मेरे पास एक पिटीशन आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो EWS कैटेगरी की लड़कियाँ हैं, जो गरीब लड़कियाँ हैं जिनको सरकार मदद देती है पढ़ने के लिए, वो सिर्फ 8वीं कक्षा तक है और उसके बाद उनके पास कोई मदद अवेलेबल नहीं है। तो महिलाओं की शिक्षा की बहुत ज़रूरत जो है, आवश्यकता है। इन सभी केसेस में देखेंगे, जो पॉक्सो की आप केसेस देख रहे हैं, उन सब केस में देखेंगे कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो गरीब तबके से आती हैं, निचले तबके से आती हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो क्या हमें उस जगह पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है? इफेक्टिव पुलिसिंग पर क्या हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई क्राइम किसी भी व्यक्ति को होता हुआ दिखे और वो कॉल करे पुलिस को, तो पुलिस वहाँ इमीडिएट पहुँचे? जिसमें हमें बहुत सारी स्थितियों पर, जिन जगहों पर, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जैसे दिल्ली में। आपका ये कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे गड़बड़ियां हैं। अरुण जी, कितना सहमत है आप इस बात से? लेकिन अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली गैंग रेप था, निर्भया कांड जिससे पूरा देश उबल पड़ा था, उसके बाद एंटी रेप बिल आया, 2012 में पॉक्सो बना, क्या इन कानूनों में कुछ कमियां रह गई थी? कि उसमें भी जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें जो काफ़ी सख्त थी और बहुत हर तरह के एंगल से ली गई थी, लेकिन लगाम नहीं लग पाई, तो आखिरकार चूक कहाँ रह गई? और आप ये मानते हैं चूंकि एक ये मृत्युदंड था जिसे डालना ज़रूरी था, जिससे भय होगा और इससे जो अपराध है उस पर लगाम लगेगी? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ऐसे विकृत मानसिकता के लोग को गरीबी और या अमीरी से नहीं जा सकता। आप रियान का उदाहरण ले सकती हैं, जो गुड़गांव में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये बड़े अच्छे नामी स्कूल हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये घटनाएं हुई थी बड़े बड़े शहरों में। और जो इस टाइप की घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ, जो कुकर्म होते हैं, उसमें 95% लोग परिवार के लोग ही शामिल होते हैं, जिसमें कि बहुत करीब के रिश्ते के लोग होते हैं। और सबसे शर्मनाक बात तो अब उसमें पिता तक भी, सौतेले पिता भी, सौतेले मामा, सौतेले चाचा तक के लोग आने लगे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इस टाइप के उनको भय ही नहीं था, वो जानते थे। अच्छा, अब इसमें इस जो अध्यादेश आया है उसमें ये है कि हम एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा आपको। पहले क्या था कि ये अग्रिम जमानत लेकर के छूट जाते थे और फिर केस को प्रभावित भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे प्रावधान जब आ गए अध्यादेश में, है ही नहीं है कि आपको जमानत ही नहीं मिलेगा, पहले आप जेल जाओगे। जब आप जेल चले गए तो आप केस को प्रभावित कर ही नहीं सकते। पहले क्या होता था कि सेटलमेंट कर लेते थे, रिश्ते का अगर कोई रिश्तेदार किया है तो चलो रिश्ते की मर्यादा का गरिमा दे करके या आपसी भाईचारे में लोगों को परिवारों में बैठा करके दबाव प्रेशर दे करके उस केस को खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। और रही बात की स्पेशल SJPU का गठन, कहना चाह रहे हैं कि कुछ लूप होल्स थे। हाँ, ये लूप, हाँ। और जो पुलिसिंग की बात जो हमारे मित्र ने कहा, SJPU इसीलिए बनाया गया, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस का यही काम ही है कि वो बच्चों के ही, हर थाने में SJPU होते हैं, बाल कल्याण अधिकारी हर थाने में नियुक्ति की गई है। और वो बाल कल्याण अधिकारियों का काम ही यही होता है कि वो बच्चों से, चाहे वो पॉक्सो का रिलेटेड मैटर हो, इमोरल ट्रैफिकिंग का हो, बैगिंग का हो, वो इन्हीं मुद्दों को देखते ही हैं और वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। इसका नोडल ऑफिसर वहाँ का एक IPS अधिकारी होता है। बिल्कुल सर, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मृत्यु दंड को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों तर्क हैं, लेकिन दुनिया में इस समय कई देश जो हैं वो अपने यहाँ मृत्यु दंड को खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे से हटा रहे हैं, इसे अमानवीय करार दिया जा रहा है। ऐसे में भारत अगर अपने किसी कानून में मृत्यु दंड को मैंडेटरी बनाता है, इसे आप कैसे देखेंगे? भारत में अगर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो अगर हम आदिकाल से, चूँकि नियम कानून जो बनते हैं परंपरा पे भी आधारित होते हैं, हमारे इतिहास में भी। आप थोड़ी सी अगर हम बाहर, आप विदेशों की बात करें तो अरब कंट्री में आप जाइए, 12 बजे रात को ही महिला बड़े निर्द्वंद रूप से घर से बाहर निकलती है और आती जाती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे कठोर कानून है और उस कठोर कानून का लोगों के अंदर भय है। अगर जब तक भय बिनु हो ही न प्रीत जी, तो इसीलिए कि भय बहुत जरूरी हो जाता है समाज को संचालित करने के लिए, समाज को नियमित रूप से चलाने के लिए, तभी हमारे सारे नियम कानून को चलाया भी जा सकता है और समाज को बाध्य रखा जा सकता है। आप ये मानते हैं कि कानून और सख्त कानून से ही समस्या का समाधान है? जी, आपसे इस पे जानना चाहूंगी, आपने कहा महिलाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है, यहाँ बात 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की हो रही है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा 4 महीने की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसे मार दिया जाता है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए क्या आपको नहीं लगता कि जो आरोपी है उसे मृत्युदंड देना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मांग भी उठ रही है? और अगर आप इसे कहते हैं कि ये गलत है, तो फिर ऐसी विकृत मानसिकता को, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसका मूल जड़ कहाँ है? कहाँ से उसे ख़त्म करने की शुरुआत की जाए? समाज के स्तर पर, लोगों के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, कैसे?
देखिए, हर स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। आपने स्वयं एग्जाम्पल दिया निर्भया रेप केस का। निर्भया रेप केस के बाद आपके अनुसार या सरकार के अनुसार उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाए, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर भी सही से नहीं हुआ। उसका इतना, चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन सही समय पर कर नहीं पा रहे थे, तो उसका मिसयूज़ होना जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। तो आपको उन दोनों चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करके जो है देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बहुत ही ज़रूरी है। डर इस बात का हो कि अगर मैं क्राइम करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि सालों साल ट्रायल चलता रहेगा और मैं कम से कम जेल में सुरक्षित जो है या फिर बेल लेकर जो है किसी भी तरह से रहूंगा। स्पीडी ट्रायल की भी बात है। बिल्कुल स्पीडी ट्रायल की बात है। स्पीडी ट्रायल की बात उस समय भी की गई थी। आज आप अपना फोकस चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि आपके सामने कुछ घटनाएं आई और मैं उनको बहुत जघन्य मानता हूं और इसलिए मैं उसको बहुत किसी स्तर पर नहीं देखना चाहता कि ये छोटी थी इसीलिए जो है आप उनको ना देखें। परंतु आपके सामने कल निर्भया गैंग रेप केस था, तो आपने जो है एक नया कानून, झट से एक कानून लाया और उसको सबके सामने डाल दिया पब्लिक प्रेशर में। आज फिर से आपके सामने कुछ हुआ, आपने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, और मैं ऑर्डिनेंस रूपी कानून के सख्त खिलाफ हूं जिसमें जो है विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट। आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के कानून को सख्त बनाने से बेहतर है कि जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो और सिस्टम में जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए। देखिए, सिस्टम को काम करना पड़ेगा। किसी को मुझे मौत की सजा देने में उन्हें एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर इतने पुलिस वाले इंप्लीमेंट करने के लिए, इतने स्टाफ इंप्लीमेंट करने के लिए, इतने जजेस इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट को अपना एक्सचेकर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो नहीं करना चाहते हैं। वो सुधार जो है वो समाज में नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, हाँ जी हमने मौत की सजा दे दी और अब आप चुप बैठ जाइए, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे हमें जाने की जरूरत है। मौत की सजा से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल, आप दोनों की बात से सहमत हुआ जा सकता है कि कानून को सख्त बनाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो सिस्टम है एफआईआर दर्ज कराने से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक और कोर्ट के ट्रायल तक सब में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ समाज जो है उसमें भी बदलाव की, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, परवरिश, हर चीज़ के स्तर पर काम करना होगा, तभी ऐसे जघन्य अपराध रुकेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आके हमसे चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद। और यहाँ लेंगे फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखेंगे देश की कुछ अहम खबरें। पहला शो हुआ तो लोगों ने आकर मुझसे पूछा, आप राही साहब को कितनी अच्छी तरह जानते थे? मैंने कहा कि मैंने राही साहब को कभी देखा ही नहीं और सिवाय एक फोटोग्राफ के मैं राही साहब को जानता नहीं। आदरणीय अल्लाह मियां और श्री रामचंद्र जी की सेवा में राही मासूम रजा का सादर प्रणाम। एक्टिंग इज नॉट अबाउट wearing dark glasses or wearing a jacket and holding a cigarette in your hand and a gun and saying dialogues. It's about knowing yourself first. एमएलए रवि के क्लब में तुमने किसी को मारा था? जॉनी को। जॉनी, जॉनी। నమస్కారం, నేను వినయ్ వర్మ. ప్రోగ్రామ్ గుఫ్తగులో నన్ను కలవండి. सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्र सरकार ने आर्थिक अपराध करने के बाद देश छोड़ने वालों पर नकेल कसने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी गई। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को बजट सत्र के दौरान 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन कई मुद्दों पर विपक्ष के गतिरोध की वजह से विधेयक पारित नहीं हो सका। भगोड़ा आर्थिक अपराध में उन अपराधों को शामिल किया गया
जिसमें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी विदेश भाग जाते हैं। अध्यादेश में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो कि उन आर्थिक अपराधियों पर लागू होंगे जो विदेश भाग गए और भारत लौटने से इनकार करते हैं। ये प्रावधान 100 करोड़ रुपए से अधिक डिफॉल्टरों जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उन पर लागू होगा। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद ऐसे आरोपियों की पूरी संपत्ति जब्त कर नीलाम की जाएगी। साथ ही उसकी बेनामी संपत्तियां भी जब्त कर ली जाएंगी। आर्थिक अपराधियों के मामले में सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत होगी। शराब कारोबारी विजय माल्या और बैंकिंग घोटालों को अंजाम देने वाले नीरव मोदी का मामला सामने आने के बाद सरकार बजट सत्र में ही कानून लाना चाहती थी। ये लोग बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर विदेश भाग गए हैं। ऐसे में अध्यादेश से डिफॉल्टरों की संपत्तियों की नीलामी के जरिए नुकसान की भरपाई में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही भविष्य में भी ऐसे अपराधों पर नकेल कसा जा सकेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह अध्यादेश लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस के बाद कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठने लगे हैं। इस राज्यसभा की रीति और परंपरा के खिलाफ माना जा रहा है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए बनी हैंडबुक के मुताबिक जब तक कोई प्रस्ताव सभापति के पास विचाराधीन है और सभापति इसे मंजूर कर सदस्यों के बीच वितरित नहीं कर देते, सदस्य इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते और इस पर बयानबाजी भी नहीं कर सकते। इसको लेकर लोकसभा नियमावली में 334A का खास नियम भी है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए किसी भी नोटिस को सार्वजनिक करने और चर्चा करने की मनाही है जब तक कि अध्यक्ष के विचाराधीन है और इसे मंजूर कर सदस्यों के बीच वितरित नहीं कर दिया जाता। कल कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा के सभापति को सौंपा था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि तकनीक और नए विचारों से लोक सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है। लोक सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन में तभी बदलाव आएगा जब उनको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कानून, नियम और व्यवस्था सामान्य व्यक्ति को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतीत में जो संकल्प लिए गए उसका सामान्य लोगों को कितना फायदा हो रहा है, इस पर भी मंथन का समय है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं को लागू करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसके अलावा जिला स्तर पर इस योजनाओं को लागू करने वाले केंद्र और राज्य सरकार की इकाइयों और संस्थानों को भी सम्मानित किया गया। देश में हर साल 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत जैसे देश में सफलता के लिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कोई 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है जी। हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था यानी हम और जनता के बीच का नाता है, ये जो सोच है वो एक सबसे बड़ी रुकावट है। और इसलिए जन भागीदारी भारत जैसे देश की सफलता का आधार है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और आज सद्भाग्य से टेक्नोलॉजी हमारी कमियों को पूरा कर सकती है, हमारी वो एडिशनल स्ट्रेंथ बन सकती है। हम चीजों का सरलीकरण करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरसक उपयोग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऑनलाइन विवाद के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑनलाइन विवाद निपटारे के लिए तंत्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ऐसे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि किसी भी तरह के विवादों के समाधान में तेजी आए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन विवाद निपटारों के तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑनलाइन विवादों के समाधान में तेजी लाने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश विदेश में ई कॉमर्स और ऑनलाइन दखल को देखते हुए विवाद निपटारों के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था हो। With the increase of e-commerce and e-business, many disputes arise between parties across borders, and online dispute resolution is therefore the need of the hour. It basically seeks to fast track solutions.
उन्होंने कहा कि जीएसटी और विमुद्रीकरण जैसे बड़े आर्थिक सुधारों के फैसले से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हालांकि संसद में बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितता के विषय पर चर्चा न हो पाने पर उपराष्ट्रपति ने नाखुशी जताई। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के लिए विवाद निपटारों के लिए बेहतर तंत्र पर जोर दिया। In order to ensure speedy resolution of commercial disputes and facilitate effective conduct of international and domestic disputes, it is necessary to adopt various dispute resolution mechanisms. This shall also encourage foreign investments, because now we have thrown open FDI is allowed everywhere, and also you have gone for a PPP model, public-private partnership also. You are also creating SPVs, special purpose vehicles, in the smart cities and other projects also. उपराष्ट्रपति ने कई अहम योजनाओं पर अमल के आड़े आने वाली मुश्किलों से निजात के लिए बेहतर तंत्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने ऑनलाइन विवाद निपटारों के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर की बात कही। राजधानी दिल्ली में ऑनलाइन विवादों को सुलझाने के लिए व्यवस्था पर सम्मेलन का आयोजन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर्बिट्रेशन काउंसिल ने कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से किया है। नविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैदराबाद के माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज के पहले स्नातक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों के दोहरे बोझ का सामना करना पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश में डॉक्टरों और नर्सों की कमी है। उपराष्ट्रपति ने गांव देहातों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि गांवों में डॉक्टरों की कमी के साथ ही मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में गांवों और शहरों के बीच काफी अंतर है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इस अंतर को पाटने के लिए प्राथमिकता से कदम उठाने की अपील की। उन्होंने नए डॉक्टरों से गांव में जाकर सेवाएं देने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी नौकरी में शामिल होने वाले हर डॉक्टर को पहले प्रमोशन के पहले गांव में पोस्टिंग करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। Why people are leaving villages and coming to towns? Education, employment, entertainment, enhanced economic upliftment, and enhanced medical facilities. For these 5, people are leaving the villages. We must see to it that these facilities are also created in the rural areas. That should be the policy, that should be the priority of the government. I hope that the central government and state governments, irrespective of party affiliations, will think in terms of that and try to take care of this urban-rural divide. 52% of the people are living in rural areas even today. That means more than half of the population. So that being the case, and that's why I was suggesting everywhere that doctors who enter the medical profession and join the government service, before they get first promotion, they must also work in rural areas. It should be made mandatory. और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रैली की। इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रायबरेली ने सिर्फ परिवारवाद देखा है। रायबरेली कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि रायबरेली की जनता ने हमेशा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को वोट दिया, लेकिन कांग्रेस की बागडोर संभालने वाली गांधी परिवार ने रायबरेली के विकास की हमेशा उपेक्षा की। उन्होंने रायबरेली को आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाने का वादा किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की भी सराहना की। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी। रायबरेली ने आजादी से अब तक परिवारवाद देखा है, विकास नहीं देखा। मैं आज आपको आश्वस्त करने आया हूं, रायबरेली को परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी मुक्त कर विकासवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए आज से अभियान शुरू करने वाला है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।